वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रहा है, कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज की जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है रियल क्वेश्चन है। ये हम क्वेश्चन जो है हमें सारे क्वेश्चन प्राप्त हो चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन था कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द G20 समिट 2024 हेल्ड? ब्राज़ील, अमेरिका, इटली या फिर जापान? तो ये जो आयोजित हुई थी, ये हुई थी ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ब्राज़ील में। G20 शिखर सम्मेलन जो है वैश्विक आर्थिक नेताओं की बैठक थी। ठीक है, वर्ष 2024 में ब्राज़ील में आयोजित हुआ और इसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए। आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई थी और बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। ब्राज़ील ने इस आयोजन की मेज़बानी की और मेज़ पर वैश्विक नीतियाँ रखी। वित्तीय और व्यापारिक समझौतों पर जोर दिया गया और G20 शिखर सम्मेलन जो वैश्विक निर्णय और सहयोग का मंच है। भारत और अन्य देशों ने अपनी भूमिका निभाई है। सही उत्तर ब्राज़ील है। 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस मेजबान देश कौन था? यानी कि 2025 पर्यावरण देश की मेजबानी किस देश ने की थी? जापान, भारत, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो 2025 में जो है जापान ने मेजबानी की थी। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो है जापान में आयोजित हुआ था। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों और विभिन्न अभियान चलाए गए। जापान ने स्थायी विकास और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया। देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में पर्यावरण संरक्षण पर जो फैसला दिया गया। ठीक है, और विद्यालय और संगठन इस दिवस पर गतिविधियों आयोजन करते हैं और वृक्षारोपण और जागरूकता कार्यक्रम प्रमुख थे। यह विश्व समुदाय का सहयोग और बदलाव के लिए प्रेरित करता है। सही उत्तर जापान है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन? तो डिजिटल मिशन का उद्देश्य जो है वो है डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। डिजिटल इंडिया मिशन 2025 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से नागरिक सेवाएं बढ़ाई जाती हैं। यह पारदर्शी और समय की बचत को सुनिश्चित करता है। डिजिटल इंडिया नागरिकों और उद्योगों को जोड़ता है। ई गवर्नेंस और ई प्रशासन में सुधार लाता है और डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाएं इसका हिस्सा हैं। यह शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल पहुंच को बढ़ाता है और तकनीकी विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। इसलिए सही उत्तर डिजिटल सेवाओं का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2025? एन वी रमन, डी वाई चंद्रचूड़, रजत सिंह या फिर सतीश चंद्रा? तो ये थे डी वाई चंद्रचूड़। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्च न्याय संस्था है। मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। दिसंबर 2025 में यह पद जो है डी वाई चंद्रचूड़ के पास था। वे संवैधानिक मामले और न्यायिक नीतियों में नेतृत्व प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई, आदेश और निर्णय उनके मार्गदर्शन में होते हैं। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी उच्च न्यायालय और सरकारी निर्णय पर जो है प्रभाव पड़ता है और उनका नेतृत्व न्यायपालिका के कार्यकुशल और स्वतंत्र संचालन में सहायक है और न्यायिक दृष्टिकोण और व्याख्या में योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। सही उत्तर डी वाई चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है एक केंद्रीय बैंक है और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई मुद्रा नीति, बैंकिंग नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है और वित्तीय संस्थानों पर निगरानी और विनियमन करता है। मुंबई वित्तीय व्यवसायिक केंद्र होने के कारण प्रमुख मुख्यालय यहाँ है। आरबीआई भारतीय बैंकिंग प्रणाली का मार्गदर्शन करता है। यह मुद्रा और ब्याज को नियंत्रित करता है। वित्तीय योजना और विकास में इसकी भूमिका अहम है और सभी राज्य और केंद्र बैंक इसके अधीन काम करते हैं। इसलिए सही उत्तर मुंबई है।
अगला क्वेश्चन जो है, डीजीपी का पूरा नाम क्या है? डीजीपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजीपी? तो डीजीपी का पूरा नाम क्या है? ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डी जीडीपी किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का मूल्य है, कुल मूल्य है, और यह किसी देश की उत्पादन और सेवाओं का माप करता है। आर्थिक विकास और नीति निर्धारण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और जीडीपी से देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय का अध्ययन भी इसी के माध्यम से होता है। यह वैश्विक तुलना और विकास दर का पैमाना है। सरकार और निवेशक इसके आधार पर निर्णय लेते हैं, और जीडीपी को वार्षिक या त्रैमासिक रूप से मापा जाता है। सही गणना से नीति और योजना में मदद मिलती है। ठीक है, इसलिए जो सही उत्तर है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो भारत में योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग ने ली। किसने ली? नीति आयोग ने ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नीति आयोग ने। ठीक है, 2015 में नीति आयोग का समाप्त कर दी गई और योजना आयोग लाए गए। नीति आयोग की नीति निर्माण और योजना के मार्गदर्शन करता है। यह राज्य और केंद्रों के बीच सहयोग बढ़ाता है। व्यवहारिक और तकनीकी दृष्टिकोण से विकास योजनाएं तैयार करता है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर नीति कार्यान्वयन में सहायता करता है, और यही नियंत्रण मूल्य और सुधार का कार्य करता है। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है। नीति आयोग प्रधानमंत्री को सलाह देता है, और इससे देश की विकास योजना आर्थिक प्रभावी और आधुनिक हुई है। सही उत्तर है नीति आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल विधेयक यानी कि मनी बिल कौन प्रमाणित करता है? हु सर्टिफिकेट द मनी बिल? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है पास करता है। वित्त विधेयक केवल संसद में पेश किया जाता है। लोकसभा में विधेयक के पास करने के बाद उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि विधेयक वास्तव में मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल केवल वित्तीय मंत्रालय जैसे टैक्स और खर्च से संबंधित होता है। राज्यसभा में इसका केवल खर्चा का अधिकार है, पास करने का नहीं। मतलब चर्चा का अधिकार है, खर्चा का नहीं। चर्चा का अधिकार है, पास करने का नहीं। इसका उद्देश्य वित्तीय नियमों को पारदर्शी बनाए रखना है। सही प्रमाणन के बिना विधेयक लागू नहीं हो सकता है। इसके कानून के सही रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होता है, और यह संविधान की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। हर 2 साल में 2/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? 7.2, 7.4, 7.6, 7.0? तो ये जो होता है 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच जो है हल्का क्षारीय होता है, और सामान्यतः या 7.35 या 7.45 के बीच रहता है। और यह 7.4 पीएच शरीर के जीवन की क्रियाओं के लिए अनुकूल है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, 7.4। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर यूनिट ऑफ वाट? लाइट ईयर यूनिट ऑफ वाट? समय, दूरी, गति या तरंग दैर्ध्य? तो ये जो है दूरी की है। किसकी? दूरी की। ऑप्शन नंबर बीच की दूरी। प्रकाश वर्ष की दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, या खगोलीय वस्तुओं के बीच मापने के लिए प्रयोग होता है। प्रकाश की गति जो है 3 किलोमीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इससे अंतरिक्ष दूरी आसानी से व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है? आसानी से व्यक्त की जाती हैं। और इससे अंतरिक्ष दूरी आसानी से व्यक्त की जा सकती हैं, और मंडल और तारामंडल के लिए उपयोगी मापा जाता है। ठीक है, खगोलीय विज्ञान में इसका व्यापक प्रयोग होता है। किसमें? खगोलीय विज्ञान में इसका व्यापक प्रयोग होता है। और प्रकाश वर्ष समय के बजाय दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, और यह मानव समझ में बड़ी अंतरिक्ष दूरी व्यक्त करता है। इसमें किलोमीटर और मील की तुलना में बड़ा पैमाना होता है। सही उत्तर जो है वो दूरी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना किसने खोजी थी? हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? चार्ल्स डार्विन, वाटसन और क्रिक, ग्रेगोर मेंडल या फ्रेडरिक क्रिक? तो डीएनए की संरचना जो है वाटसन और क्रिक ने जो है खोजी थी। डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना 1953 में वाटसन और क्रिक ने खोजी। इसने आनुवंशिकी और जीव विज्ञान में क्रांति ला दी थी। डबल हेलिक्स संरचना में न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला होती है, एटीजीसी। बेस जोड़ी के माध्यम से आनुवंशिक सूचना संग्रहित होती है। इसे खोज से जीन, वंशागत रोग और जीवन की समझ बढ़ी। जीव विज्ञान, चिकित्सा और जैव विविधता में इसका उपयोग होता है। और क्रोमोसोम और जीन कार्यों की व्याख्या इसी संरचना से संभव है। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जीवन की मूलभूत संरचना और अध्ययन में यह खोज अनिवार्य है। इसलिए सही उत्तर जो वाटसन और क्रिक है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मनी प्लेयर आर देयर इन हॉकी टीम? हॉकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं?
तो हॉकी टीम में जो एक टीम में होते हैं 11 प्लेयर होते हैं। कितने? 11 प्लेयर होते हैं। 11 प्लेयर जो क्रिकेट में भी होते हैं। किसमें होते हैं? क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में, ठीक है। कुल मिलाकर 22 होते हैं, ठीक है, दोनों में। हॉकी टीम में गोलकीपर सहित 11 खिलाड़ी होते हैं, 10 फील्डर प्लेयर और 1 गोलकीपर शामिल होता है। खेल में फॉरवर्ड, मिडफील्ड और डिफेंडर का संतुलन रहता है। हॉकी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार यह संख्या अनिवार्य है और टीम की रणनीति और खेल संतुलन इसी पर आधारित है। खिलाड़ियों के स्थान पर भूमिकाएं निर्धारित होती हैं और गोलकीपर विशेष सुरक्षा उपकरण पहनता है। खेल की प्रतिस्पर्धा और गति का प्रबंधन इसी से संभव है। टीम का संयुक्त प्रदर्शन जीत के लिए आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 11 खिलाड़ी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक सिंबल? ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7। तो ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक छल्ला होता है वो 5 छल्लों का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5 छल्लों का ओलंपिक प्रतीक में 5 रंगीन छल्ले होते हैं। कितने? 5 रंगीन छल्ले होते हैं। ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एकता का संदेश देते हैं। छल्ले जुड़े हुए होते हैं जो विश्व के सभी देशों के सहयोग को दर्शाते हैं। रंग पीला, नीला है, काला, हरा, लाल होता है। इसका डिजाइन पीएडी कुवेटिनिन द्वारा 1913 में किया गया था। बहुत पहले 1913 में बनाया गया था। ओलंपिक प्रतीक खेलों की शांति और भाईचारे की निशानी है। प्रतिस्पर्धा और समानता के मूल्यों को दर्शाता है। विश्व भर में ओलंपिक खेलों में इसे पारदर्शिता किया जाता है। सही उत्तर है 5 छल्ले। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 5 छल्लों का? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5 छल्ले, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्र खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्र खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या कोई आधिकारिक राष्ट्र खेल नहीं है। नो, नॉन ऑफिशियल। तो भारत का राष्ट्र खेल है, भारत का राष्ट्र खेल जो है वो हॉकी को माना जाता है। किसे? हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हॉकी को माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो गलत दे दिया है, आधिकारिक खेल कोई नहीं है बल्कि हॉकी है भारत का राष्ट्र खेल, ठीक है। बाद में जो है हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। हालांकि हॉकी को मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है कोई आधिकारिक खेल राष्ट्र खेल नहीं है, लेकिन जो है हॉकी ही होना चाहिए, ठीक। हॉकी ही सही होना चाहिए, ठीक है। और हॉकी पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से लोकप्रिय रही है। क्रिकेट और कबड्डी भी व्यापक रूप से खेले जाते हैं। राष्ट्र खेल की घोषणा सरकार अभी तक नहीं की है। हालांकि ये हॉकी है राष्ट्र खेल, ठीक है। इसमें जो है इसके ऊपर मत जाइए। सही जवाब जो है हॉकी है, ठीक है। राष्ट्र खेल हॉकी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व देश के किस संविधान से लिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो ये आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कहाँ है? भाग 4 में है। इसका उद्देश्य राज्य की नीति और मार्गदर्शन देना है। इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित होता है। भारत ने उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये कानून नहीं है लेकिन सरकार का पालन की दिशा देते हैं। सभी कानून और योजनाएं इन सिद्धांतों के अनुरूप बनती हैं। ये समाज के कल्याण और समानता को बढ़ावा देते हैं। राजनीति और योजनाओं में मार्गदर्शन करते हैं। संविधान में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। सही उत्तर आयरलैंड है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? इन विच ईयर द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट? 1905, 1911, 1901 या 1919? तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। यह आंदोलन विदेशी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। 1905 में आंदोलन पूरी ताकत से शुरू हुआ था। इसने राष्ट्रीय जागरूकता और भारतीय उद्योग को बढ़ावा दिया और आंदोलन ने भारतीय समाज में राष्ट्र की भावना जगाई। महात्मा गांधी से पहले यह आंदोलन महत्वपूर्ण था और यह व्यापार और शिक्षा में बदलाव की दिशा में था। भारतीयों ने स्वदेशी उत्पादनों का समर्थन किया। आंदोलन की प्रभावशाली रणनीति बनी। सही उत्तर 1905 है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वेयर वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अमेरिका मतलब कहाँ हुई थी? पूछ रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? आप लोग कमेंट में बता देना। भारत, अमेरिका और इंग्लैंड या कनाडा? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी अमेरिका, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक क्रांतिकारी संस्था की या विदेशी में सबसे बड़ी भारतीय द्वारा स्थापित हुई थी। 1907 में इसको ब्रिटेन सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता और स्वदेशी की रक्षा करना था, मतलब स्वदेश की रक्षा करना था। यह भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत था। पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। गदर पार्टी की गतिविधियां आतंकवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी कार्य थे। यह अमेरिका में भारतीय राष्ट्रवाद को बनी थी और इसलिए सही उत्तर जो है अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन?
बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य भारतीय को राजनीतिक रूप से जागरूक करना था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य नेताओं ने इसे जो है 1876 में कोलकाता में स्थापित किया। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अस्तित्व में आया। और इंडियन एसोसिएशन ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। इसने भारतीयों को राजनीतिक, शिक्षा और समानता का संदेश दिया। समाज में लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय विचार फैलाए। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया। यह संगठन युवाओं और छात्रों को जागरूक लाया। सभी गतिविधियां संविधान और कानून के अंतर्गत थी। ऐसे संयुक्त जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? वाई बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन? ब्रिटिश समझौता, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोतीलाल नेहरू की सलाह। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का मेन जो कारण था चौरी चौरा कांड था। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसा हुई थी। अंग्रेजों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन जला दिए। इस घटना में कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हुए आंदोलन वापस लिया। अहिंसात्मक विरोध की नीति बनाए रखा। हल्का उनका लक्ष्य था हिंसा फैलाने से आंदोलन का उद्देश्य खतरे में पड़ सकता है। यह निर्णय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को संयम और नैतिकता का संदेश दिया। सभी स्थानीय नेता और नागरिक इसका पालन करने लगे। इसलिए सही उत्तर जो चौरी चौरा कांड है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर लखनऊ? तो पहला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। कहाँ था? मुंबई में हुआ था। 1885 में भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अधिवेशन का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना था और पार्टी ने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। इस अधिवेशन में केवल शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों पर जोर दिया गया था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली व्यवस्थित राजनीतिक पहल थी। अधिवेशन ने भारतीयों को संगठन और नेतृत्व का अनुभव दिया। इसमें शिक्षा और सामाजिक सुधार भी चर्चा का विषय था। सही उत्तर मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, कर्क की रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? शायद 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 23 अक्षांश पर स्थित है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय से गुजरती है। यह रेखा भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सीमा दिखाती है। कर्क रेखा के विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मौसम और कृषि को प्रभावित करती है। ग्रहण और सूर्य की किरणों को अध्ययन भी इससे होता है। भारत के उष्णकटिबंधीय फसलें इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं और भूगोल और पर्यावरण अध्ययन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सही उत्तर है 8 राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हु इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? हीराकुंड, भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा सागर बांध या तुंगभद्रा बांध? तो इसका सही जवाब जो है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महाद्वीप पर स्थित है। यह बांध लंबाई और जलाशय क्षमता के मामले में सबसे बड़ा है। सिंचाई और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांध का निर्माण वर्ष 1957 से 1957 में के बीच हुआ था और आपदा नियंत्रण में बाढ़ प्रबंधन में मदद करता है। ठीक है, कुछ ओनली। हीराकुंड बांध क्षेत्र की कृषि और जलवायु पूर्ति में सहायक है। इसकी संरचना मौजूद आधुनिक तकनीक पर आधारित है। यह पर्यावरण सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में इंजीनियरिंग उपलब्धि का प्रतीक है। सही उत्तर हीराकुंड है। अगला क्वेश्चन है, मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रेस्टिंग मानसून कॉल्ड? दक्षिण मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या मानसून विभाजन या वायु परिवर्तन? इसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में मानसून 2 चरणों में आता और जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बरसात लाता है जुलाई अक्टूबर के बाद यह मानसून वापस करता है। इस वापसी के उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। जहाँ मानसून दक्षिण के लिए तटीय इलाकों में वर्षा लाता है। कृषि और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे तापमान में कमी आती है, सूखी अवधि शुरू होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी विशेष भूमिका होती है। नवीन फसल और उपज की योजना में इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए सही उत्तर जो है उत्तरी पूर्वी मानसून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर विच क्रॉप? गेहूँ, चावल, कपास या ज्वार? तो कपास के लिए सुटेबल होती है। काली मिट्टी जो है काली मिट्टी जिसे रेगडूल मिट्टी भी कहते हैं, चिपचिपी और पानी रोकने वाली होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए मिट्टी सबसे उपयुक्त है। मिट्टी में पोषक तत्व और अधिक मात्रा में होते हैं। सिंचाई में यह पानी लंबे समय तक रखती है। कपास की पैदावार अधिक और गुणवत्ता अच्छी होती है। फसल की जड़ें गहराई तक फैलती रहती हैं। कृषि अनुसंधान ने कपास के लिए आदर्श माना है। इस मिट्टी का अन्य फसलों में उगाई जा सकती हैं। सही उत्तर जो कपास है। अगला क्वेश्चन है, डैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व? पर्यटन, उद्योग, कपास, जैव विविधता या कृषि? तो इसका सही जवाब है जैव विविधता। बायोस्फीयर रिजर्व में पौधों को जानकारी को सुरक्षित करता है और प्राकृतिक आवास और परिस्थिति तंत्र सुरक्षित रहते हैं और जैव विज्ञान अध्ययन और शोध के लिए उपयोगी है। स्थानीय समुदाय और उनकी जीवन शैली में नियंत्रण रहती है।
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है। यह जैविक विविधता और जलवायु संतुलन को सुनिश्चित करता है। वन्य जीव और पौधों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व से पर्यावरण शिक्षा मिलती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं, इसलिए संयुक्त जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये केरल से संबंधित है। कथकली केरल का पारंपरिक नृत्य है। यह मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं, महाभारत, रामायण पर आधारित होता है। कला, रंगीन मेकअप और भव्य वेशभूषा पहनते हैं। नृत्य और अभिनय का मिश्रण दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता है। संगीत, ढोल, गायक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। कलाकार भाव और संगीतों से कथा को प्रस्तुत करते हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा का माध्यम भी है। सही उत्तर जो है केरल पर्यटन है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केरल। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? सूरदास, तुलसीदास, जयदेव, मीराबाई? तो गीत दास के जो रचयिता हैं जयदेव हैं। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी की व्यक्तित्व रचना है। रचयिता जयदेव हैं। रचना कृष्ण और राधा प्रेमियों से संबंधित है। इसे यह रचना कृष्ण और राधा के प्रेम से भक्ति का प्रतीक है। संगीत नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। भक्ति आंदोलन में इसका विशेष स्थान है। काव्य शैली में अलंकार और भावपूर्ण भाषा है। यह संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। कला और संस्कृति में इसका महत्व अनमोल है। और भक्ति गीतों में नृत्यों पर आधारित भी है। ठीक है, सही उत्तर है जयदेव। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लास नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।